बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जो लास्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया था वो कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है सारणीबद्ध तरीके से बताया गया, और उसके बाद उप सह संयोजी यौगिकों में किस तरीके की समावयवता होती है ये भी सारणीबद्ध तरीके से बताया गया। बच्चों, आज कार्बनिक यौगिकों में समावयवता ये सारणीबद्ध तरीके से पिछली बार बताया गया था वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग इसकी डिफिनीशन को जानेंगे उदाहरण सहित, और यह भी जानेंगे कि कक्षा 11 के एग्जामिनेशन में और कंपटीशन वगैरह में नीट और जेईई में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने जो पिछला वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया, शेयर भी किया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह लगे रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। और आप लोगों को किस तरीके की वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। जिस टॉपिक पर आप कहेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। वैसे वादा तो ये किया गया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म पर होगी, समावयवता पर होगी। लेकिन बच्चों ने कहा नहीं सर जी, पहले ऑर्गेनिक बता दीजिए, उसके बाद कोऑर्डिनेशन का बताएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक का, ठीक है, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में समझाइए, पूरा बताया गया है। इंग्लिश में आज लिखा हुआ है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ था। अभी समझाते तो मैं लिखते चलेंगे या बोल देंगे मौखिक रूप से कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आप क्लियर करने लगेंगे भैया इस कंपाउंड में कौन सा आइसोमेरिज्म है। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करवाते रहिए। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो बच्चों, आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समावयवता। समावयवता बच्चों, यहां पे आप लोगों को थोड़ा शाइनिंग मार रहा होगा, चमक रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो आप देख लेंगे इसको। ठीक है, वैसे बोला जाएगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। अभी उतनी स्थिति हम लोगों की नहीं सही है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का, भाई जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, निःशुल्क इन सब टॉपिक को जानते रहे। और ये सब टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों की जानकारी में थोड़ा सा वृद्धि होती रहे। तो देखते रहिए, कुछ नया होता है तो फिर बताया जाएगा और इससे अच्छा कैमरा वगैरह का इंतजाम किया जाएगा। बढ़ाते रहिए हौसला। तो बच्चों, समावयवता, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के लिए दो कोड वर्ड है, उसको आप पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले, ठीक है, अणुसूत्र, अणुसूत्र समान और गुण भिन्न भिन्न, यानी अणुसूत्र समान और गुण भिन्न भिन्न। अब यहां से एक डिफिनीशन निकाल देते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को समावयवी यौगिक, समावयवी यौगिक, उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होंगे परंतु गुण भिन्न भिन्न होंगे, उन यौगिकों को समावयवी यौगिक कहा जाएगा। और इनका यह गुण जो होगा वो कहलाएगा समावयवता, यानी आइसोमेरिज्म। ठीक, अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक यौगिक है जिसको कहते हैं C2H5OH, C2H5OH।
इसका नाम है एथिल एल्कोहल और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर इसको बोलेंगे एथेनॉल। ठीक। और एक यौगिक है CH3OCH3, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर और आईयूपीएसी नामकरण पर इसको बोलेंगे मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है बच्चों, मेथॉक्सीमेथेन। आप इन दोनों यौगिक को देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी, इसमें कार्बन की संख्या 2 है और यहां पे भी देखेंगे तो इसमें कार्बन 1 और 1 मिला के 2 है, यानी इन दोनों यौगिक में कार्बन की संख्या सेम है। ऊपर वाले में आप देखेंगे तो कार्बन C2, 2 ही बार कार्बन, आगे कहीं कार्बन आपको नहीं मिल रहा है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक, यहाँ मिला के 2 कार्बन, उसके बाद नीचे कार्बन नहीं है। यानी दोनों यौगिक में चाहे एथिल एल्कोहल हो चाहे डाई मेथिल ईथर हो, इन दोनों में 2-2 कार्बन उपस्थित है। ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन देखते हैं, 5 और 1 6, यानी ऊपर वाले में 6 हाइड्रोजन है, ऊपर वाले में यानी एथिल एल्कोहल में 6 हाइड्रोजन है, और नीचे वाले में देखेंगे तो 3 और 3 मिला के 6 हाइड्रोजन, यानी नीचे वाले में भी 6 हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये जो एथिल एल्कोहल है और डाई मेथिल ईथर है, इन दोनों में, ठीक है, कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। ठीक। और ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या आप देखेंगे 1 है। तो बच्चों यहां से एक बात क्लियर हो गई कि एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर, इन दोनों का अणुसूत्र समान है। इन दोनों का अणुसूत्र समान है। एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर, इन दोनों का अणुसूत्र समान है। क्या है? C2H6O। और देखिए यहां लिखा हुआ है अणुसूत्र समान लिखा हुआ है। ठीक। लेकिन क्या बोल रहा है? गुण भिन्न भिन्न, गुण भिन्न भिन्न, अलग अलग गुण, सेपरेट प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देखिए ये एथिल एल्कोहल है, इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप है OH, तो ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी को बताएगा। और ये ROR डैश है, ROR डैश ईथर ग्रुप होता है, तो ये ईथर की प्रॉपर्टी को बताएगा। यानी ये जो है वो एल्कोहल की प्रॉपर्टी को बताएगा और ये ईथर की प्रॉपर्टी को बताएगा। तो बच्चों एक बात यहां से क्लियर हो गई कि इन दोनों के अणुसूत्र तो समान हैं, लेकिन इन दोनों के गुण भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्कोहलिक समूह है तो ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी को बताएगा, और नीचे वाले में ईथर समूह है तो ये ईथर की प्रॉपर्टी को बताएगा। और यही डिफिनीशन है। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुण भिन्न भिन्न हो, उन यौगिकों को नाम दिया जाता है समावयवी यौगिक। समावयवी यौगिक, आइसोमर कंपाउंड। और इनका यह जो गुण है, यह गुण क्या कहलाएगा? समावयवता, यानी आइसोमेरिज्म। बच्चों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बच्चों हमारे आप हर एक वीडियो में देखेंगे तो कोड वर्ड ही लिखा जाता है, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे, यहां बोला जा रहा है, सुन सुन करके भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन बोल देते हैं, बाकी सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु गुण, अब गुण में भौतिक गुण भी आती है, रासायनिक गुण भी आते हैं, गुण भिन्न भिन्न होंगे, उन यौगिकों को समावयवी यौगिक, और उनका यह गुण समावयवता कहलाएगा। ठीक। तो समावयवता की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी यौगिक, और इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं कि एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर दोनों का अणुसूत्र एक समान C2H6O है, लेकिन एथिल एल्कोहल एल्कोहल की प्रॉपर्टी बताता है और ईथर ईथर की प्रॉपर्टी बताता है, दोनों के गुण भिन्न भिन्न हैं। ये दोनों एक दूसरे के समावयवी यौगिक हैं और इनका यह गुण क्या कहलाएगा? समावयवता। ठीक है बच्चों। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, ठीक, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है बच्चों, अब संरचनात्मक समावयवता क्या होती है? आप देखिए, ऐसी समावयवता जो किसी यौगिक के संरचना में भिन्नता, ये कोड वर्ड है, संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो। किसी यौगिक के संरचना में भिन्नता के कारण जब कोई समावयवता उत्पन्न होती है तो उसको नाम दिया जाता है संरचनात्मक समावयवता। अब संरचना में भिन्नता क्या होती है, तो इनको जानने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, संरचना में भिन्नता क्या होती है? देखें, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला क्या है? चेन आइसो, चेन यानी श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। ठीक है बच्चों, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता किसको कहते हैं? देखिए यहां, ऐसी समावयवता जो किसी कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता, कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता, ऐसी समावयवता जो किसी कार्बनिक यौगिक के कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक यौगिक हमने लिखा है, यहीं पे लिख देते हैं, अभी इरेज करते जाएंगे ना, एक एक तो पढ़ते जाएंगे, इरेज करते जाएंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा। जैसे ये देखिए CH3, आप लोग का साफ साफ दिख रहा है, CH3 CH2 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 CH3, ये एक यौगिक है। ठीक, इस यौगिक में देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। और सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या बताया गया था? आईयूपीएसी में एल्केन एल्केन एन बताया गया था, तो पेंटेन। लेकिन ये जो खुली श्रृंखला है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए क्या लिखा जाता है? एन, स्मॉल एन। ठीक, तो इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। अब आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आएगा दे करके और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी समावयवता है, इसमें कौन सी समावयवता है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? जैसे ये दिया है तो आप देख लेंगे कि एन पेंटेन है, तो हमको समझ में आना चाहिए कि जब एन है तो इसका आइसो भी तैयार हो सकता है, आइसो भी तैयार हो सकता है। तो देखिए इधर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। लेकिन ये देखिए सीधी श्रृंखला में नहीं है, बल्कि एक कार्बन से ऊपर या नीचे कहीं निकल जाता है तो उसको आइसो कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसो, आइसोपेंटेन। कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता। देखिए यहां देखिए कार्बन सीधे या श्रृंखला अलग से निकल गया, इसी को कहा गया कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता, कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता। ऐसी समावयवता जो किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना में कार्बनिक यौगिक के कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो, उस समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एक और तैयार कर सकते हैं। 5 है तो कार्बन है, एक CH3 हो गए, इधर CH3 हो गए, इधर भी CH3 या H3C भी कर सकते हैं, इधर भी CH3, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। भाई 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो नियोपेंटेन। तो बच्चों आप एक चीज नोटिस करिए,
आपको एग्जाम में केवल ये दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी समावयवता है, तो आपको जब ये देगा तो इसका एंटीडोज, इसका दूसरा रूप आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और दूसरा रूप जब तैयार कर लेंगे तभी बता पाएंगे। यहां देखिए कार्बन की श्रृंखला नीचे निकल गया, देखिए चारों दिशा में हो गया, भिन्नता आ गई कार्बन की श्रृंखला में। ठीक है, तो ऐसी समावयवता जो कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हो, उस समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। और जब देखिए श्रृंखला में भिन्नता हो जाएगी तो इनके संरचना में भिन्नता हो जाएगी। ये सीधी संरचना हो जाएगी, त्रिकोणाकार हो जा रही है, चतुष्फलकी हो जा रही है, संरचना में भिन्नता दिख रही है, चतुष्फलकी हो जा रही है। तो इसी को नाम दिया गया है संरचना में भिन्नता। हमने कहा संरचना में भिन्नता को जानने के लिए आपको इसको जानना पड़ेगा। अब देखिए ये सीधी रेखीय संरचना है, ये आपको त्रिकोणीय समझ में आएगी, ये चतुष्फलकी समझ में आ रही है, इसको जोड़ देंगे इस तरीके से तो ये क्या चतुष्फलकी हो जा रहा है, संरचना में भिन्नता हो गई। तो ऐसी समावयवता जो किसी कार्बनिक यौगिक के संरचना में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हो, उस समावयवता को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला क्या, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, श्रृंखला समावयवता किसको कहते हैं, ऐसी समावयवता जो किसी यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो। ठीक है बच्चों, तो ये श्रृंखला समावयवता कहलाएगी। और आपको पेपर में बताया जा रहा है एक आएगा या ये आ जाएगा तो आपको ये दोनों तैयार करना पड़ेगा, ये आ जाएगा तो ये दोनों तैयार करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक देगा, चाहे जो देगा उसका, अगर नियो देता है तो आइसो एन तैयार करना पड़ेगा, आइसो देगा तो एन और नियो तैयार करना पड़ेगा, और अगर एन देगा तो आइसो और नियो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन तो ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, आपको ऐसे दे देगा एन पेंटेन और पूछेगा इसके कितने समावयवी रूप हैं, इसके कितने समावयवी रूप हैं। तो कितने रूप हैं, एक ये और ये मिला कितने हो गए, 2 रूप, 2 रूप। ठीक है, ऐसी समावयवता जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, श्रृंखला समावयवता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और हमने कहा एग्जाम में कोई एक देगा, दूसरा आपको तैयार करना पड़ेगा, श्रृंखला अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये दे देगा आपको, पूछेगा इसके कितने समावयवी रूप है, तो ये दोनों, या ये दे देगा तो ये दोनों समावयवी रूप, ये दे देगा तो ये दोनों समावयवी रूप। ठीक है, आपको समझ में मतलब आना चाहिए कि अगर ये देगा तो हम तैयार कर सकते हैं। एक चीज और, कार्बन परमाणु की, ठीक है, श्रृंखला में भिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में कम से कम 4 कार्बन परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर किसी यौगिक में 4 से कम आएंगे तो फिर वो चेन आइसोमेरिज्म नहीं बना पाएगा। ठीक है, कम से कम 4 कार्बन परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर किसी भी यौगिक में 4 से कम परमाणु आते हैं, कार्बन परमाणु, तो इसका मतलब ये होता है कि, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो चेन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। अभी इसको भी दिखा देते हैं, वो है एक ऑपरेटर साहब भी साथ में हैं, वही साथ में लगे रहते हैं, कपड़ा वगैरह का इंतजाम करना क्या कैसे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग जूम करके देखिएगा, एक क्वेश्चन उस पर आधारित और देख लें। देखिए 4 कार्बन परमाणु, अगर ऐसे कर दे CH3 CH2 CH2 CH3, तो चारे मिलाने 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। अब इसमें से एक हम नीचे निकाल सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, यही ना होगा, आइसोब्यूटेन। ठीक है,
आइसोब्यूटेन। लेकिन अगर हम इसका नियो करना चाहेंगे तो नियो नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि नियो के लिए 5 कार्बन होना जरूरी है, इसमें 4 ही है, इसमें 4 ही है, क्योंकि नियो ऊपर से भी निकलना है, इसमें 4 ही है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन 4 कार्बन होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये जो एन ब्यूटेन है इसके कितने समावयवी रूप होंगे, तो इसका केवल एक ही होगा, क्या होगा, आइसोब्यूटेन। या अगर आइसो आ जाएगा तो इसके कितने होंगे, एक ही होगा, क्या होगा, एन ब्यूटेन। अब इससे कम यानी 4 तक हमने बोला ना, श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में कम से कम 4 कार्बन परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों। अब 4 से कम अगर 3 कर दे, मान लेकर एक कर दे CH3 CH2 CH3, तो ये 3 कार्बन है, इसका क्या हो जाएगा, N प्रोपेन। लेकिन इसका आइसो नहीं तैयार हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे कर देंगे CH3 CH, तो कहां लेके जाएंगे बताइए आप भाई। CH2 कर देंगे, CH3 करेंगे तो भी श्रृंखला को मोड़ना पड़ेगा एक किसी नामकरण करते समय, तब भी वो ये 2 3 नहीं होगा, इसका यानी प्रोपेन ही बोला जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता के कारण अगर किसी यौगिक में कोई समावयवता उत्पन्न हो तो इसको श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक है बच्चों। और श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में कम से कम 4 कार्बन परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ये देखिए डिफिनीशन डैश करके लिख दिया, अब इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ क्या बताया गया है, ऐसे यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान हो परंतु गुण भिन्न भिन्न हो, समावयवी यौगिक, और इनका यह गुण समावयवता कहलाता है। और यहाँ देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेर संरचना क्या बताया गया, संरचना में बताया गया, संरचना डिफरेंट हो गई, कहीं त्रिभुजाकार हो जा रही है, कहीं चतुष्फलकी हो जा रही है, कहीं त्रिकोणाकार हो जा रही है। ठीक है बच्चों, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला स्टेप बताया जाता है। इसको नोट करिए जल्दी से। बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उसको इरेज किया जा चुका है। अब हम लोग जानेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावयवता। आप जाकर के देखेंगे तो पिछले वीडियो में इसको हिंदी में लिखा हुआ है स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। श्रृंखला समावयवता, उसकी डिफिनीशन आप लोगों को साफ साफ दिख रही है। ठीक है। अब देखिए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, ऐसी समावयवता जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित यक्स, बच्चों यक्स को कहते हैं हैलाइड, देखिए यहां लिख दे रहे हैं हैलाइड, या इसी को बोलते हैं हैलोजन परमाणु। ठीक है। और जो हैलोजन परमाणु होते हैं यहां देखिए लिखते हैं, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन। लेकिन एस्टेटीन इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 85 होता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसको हर जगह नहीं लिया जाता है एस्टेटीन को। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। आप जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक के 7th ए समूह के तत्वों को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। तो आमतौर पे केवल ये आयोडीन तक रखा जाता है, तो यक्स की जगह हम इनमें से कोई रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक तो हो गया यक्स यानी हाइड्रोजन परमाणु या हैलाइड, दूसरा है बंध विन्यास, बंध विन्यास, बंध विन्यास। ठीक है बच्चों। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, कैपिटल आर। आर मतलब क्या होता है, आईयूपीएससी वाले वीडियो को आप देखेंगे जिसमें एल्केन एल्किन एल्काइन का बताया गया है, उसमें आर को बताया गया एल्किल मूलक या एल्किल समूह, एल्किल समूह। यक्स बंध विन्यास कैपिटल आर, और कैपिटल आर के साथ क्या है, कोई भी ग्रुप, ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह वाला मेटामेरिज्म में भी आता है। ठीक है। तो वहां भी पढ़ लेंगे तो भी ठीक है ना। तो मेटामेरिज्म तो क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता ही रहती है। ठीक है बच्चों, यहां भी बताएंगे। तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कोई हाइड्रोजन परमाणु
किसी बंध विन्यास, कोई एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह, इन चारों में से कोई एक हो या चारों हो, के स्थान में भिन्नता, के स्थान में भिन्नता भिन्नता के कारण अगर कोई समावयवता उत्पन्न होगी तो उसको नाम दिया जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझिएगा, ऐसी समावयवता जो किसी कार्बनिक यौगिक के हैलोजन परमाणु, बंध विन्यास, अब ये सब क्या होते हैं अभी समझते हैं, बंध विन्यास, एल्किल समूह, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो। ठीक है बच्चों, देखिए एक यौगिक हमने लिखा है CH3 CH2 CH, ठीक है, और उसके बाद CH3, यहां पे कर दिया है Cl। ध्यान दीजिएगा बच्चों, CH3 CH2 CH CH3, देखिए जो Cl आया है, Cl यक्स होता है ना हैलाइड, इसमें देखिए Cl है ये, तो इसका मतलब यक्स। इसका जो IUPAC नाम है, नंबरिंग करेंगे तो जिधर से हैलोजन जल्दी पड़ेगा उधर से करेंगे, तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, दूसरे पे आता है तो क्या लिखा जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और उसके बाद क्या हो जाएगा N, 2 क्लोरोब्यूटेन। बच्चों यहां पे देखिए ये बता रहा है 2 क्लोरो का मतलब दूसरे पे क्लोरीन है, लेकिन देखिए क्या लिखा है हैलाइड के स्थान में भिन्नता, तो जब ये दूसरे पे है तो इसको उठा के हम पहले भी तो कर सकते हैं, जब कर देंगे तो स्थान में भिन्नता आ गई, मतलब इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है ना, CH3 CH2 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 Cl। तब यहां देखिए क्लोरीन पहले कार्बन पे आ गया, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ये 1 क्लोरोब्यूटेन। तो स्थानीय भिन्नता दिखी, आप लोग को दिख गया होगा स्थानीय भिन्नता। लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको यह एक यही देगा या यही, दोनों में से कोई एक देगा। अगर 1 क्लोरो वाला देता है 2 क्लोरो वाला आप तैयार करेंगे, अगर 2 क्लोरो वाला देगा तो 1 क्लोरो वाला आप तैयार करेंगे, दोनों में से कोई एक देगा, जो देगा उसका एंटीडोट आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए यक्स के स्थान में भिन्नता, ये वाला दे करके आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए इसके कितने समावयवी रूप तैयार हो सकते हैं, तो ये 1 क्लोरो है तो ये 2, इसको हम खिसका के दूसरे पे कर सकते हैं, उसके बदले में हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यहां हुआ CH3 है, तो अगर क्लोरीन को हम उधर करेंगे तो इसके क्लोरीन के जगह H यहां लाना पड़ेगा, इसलिए CH2 हो गया ऊपर वाले में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। अगर ऊपर वाला देता है तो नीचे वाला समावयवी रूप तैयार हुआ केवल एक, और नीचे वाला देगा तो ऊपर वाला समावयवी रूप तैयार हुआ केवल एक। ठीक है, तो यही है हाइड्रोजन परमाणु या यक्स के स्थान में भिन्नता। अगर आपको इस तरीके के कोई भी यौगिक दिखेंगे जिसमें कहीं पर भी कोई हाइड्रोजन परमाणु होगा और आप उसके पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं, तब वहां पे स्थान समावयवता होगी। ठीक है बच्चों, तो ये है स्थान समावयवता। दूसरा क्या बोला है, बंध विन्यास, बंध, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हम इसको नीचे वाला इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बंध विन्यास देखिएगा, यहां पे दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक, देखिए इधर ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH CH3, बच्चों देखिए 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर से करेंगे 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन कितने हैं 4, तो 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 2 इन, या इसी को क्या लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, चाहे ब्यूट 2 इन किया जाए चाहे 2 ब्यूटीन किया जाए, दोनों बातें कहीं पड़ती हैं। ठीक है, चाहे आप ब्यूटीन बोलिए चाहे 2 ब्यूटीन बोलिए। ठीक, तो यहां ये बताता है कि दूसरे पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन का मतलब दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो जब ये दूसरे पे, तो इसको खिसका के हम पहले पे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है,
तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे आ गया, 1 2 3 4, और यहाँ क्या है 1 2 3 4, दूसरे पे डबल बॉन्ड है। देखिए आप यहाँ पहले, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, या इसी को क्या बोलेंगे 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। जो ये ब्यूट 1 इन है, इसको 1 ब्यूटीन भी बोला जा सकता है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ बंध विन्यास के स्थान में भिन्नता, बंध विन्यास के स्थान, बंध विन्यास, ये बंध है डबल बॉन्ड है, उसके स्थान को हम आगे पीछे कर दे, दूसरे पे था पहले पे कर दिए, पहले पे था हम दूसरे पे कर दिए। और अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी तो तीसरे पे भी किया जा सकता है, चौथे पे भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों एग्जाम में आपको या तो ये देगा या तो ये देगा, ये देता है और पूछेगा कि इसके कितने समवायवी रूप तैयार होंगे, तो आपको ये केवल एक रूप तैयार हो सकता है। और लंबी श्रृंखला होगी तो डबल बॉन्ड को तीसरे तो 2 रूप और होगा, 3 रूप, 4 रूप, ठीक बच्चों। तो इसके केवल एक ही समवायी रूप, इसका वो उसका ये एक ही रूप तैयार हो सकता है, और इसके बंध को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ बंध विन्यास के स्थान में भिन्नता दिख रही है, ठीक है बच्चों। ये बंध विन्यास के स्थान में भिन्नता और हैलाइड के स्थान में भिन्नता, हाइड्रोजन परमाणु के स्थान में भिन्नता, अगर ऐसी कोई आइसोमेरिज्म में आपको दिखाई देगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेर। तीसरा क्या है, आर एल्किल मूलक, ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आर वाला पोजीशन आइसोमेरिज्म में नहीं रखा है, लेकिन जो अब नई किताबें आ रही है उसमें आर को भी सम्मिलित किया जा रहा है कि ये भी आइसोमेरिज्म है। देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये सब इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए ये है CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3, अब ये आइसो है ना, आइसो है ना बच्चों, इसका हम यन तैयार कर सकते हैं। यन कैसे तैयार करेंगे, ऐसे CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 CH3 1 2 3 4 5 6 आइसोहेक्सेन, इसका नाम क्या है आइसो हेक्सेन, और इसका 1 2 3 4 5 6 यन हेक्सेन, और इसका नियो भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया ना श्रृंखला में कि अगर आइसो रहेगा तो यन तैयार हो जाएगा, नियो तैयार हो जाएगा, यन रहेगा तो आइसो नियो तैयार हो जाएगा, नियो रहेगा तो यन आइसो तैयार हो जाएगा। तो ये जो एक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पर, ये श्रृंखला समवायता तो प्रदर्शित करेगा ही, लेकिन श्रृंखला के साथ साथ ये पोजीशन भी प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा जरा देखिएगा, ठीक है। नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है 2 मेथिल, यहां लिख दे रहे हो ऊपर की तरफ 2 मेथिल, और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। तो इसको खिसका के हम दूसरे से तीसरे पे भी कर सकते हैं बच्चों। देखिए इधर CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल और 5 कार्बन दिखा जाएगा पेंटेन। तो आपको दिख रहा है आर के स्थान में भिन्नता, आर को भी तो आगे पीछे किया जा सकता है। आर मतलब क्या, एल्किल मूलक, और एल्किल आपको बताया गया उसमें कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 1 ज्यादा हो, या आर उसको भी कहते हैं, हमने बताया था जो CnH2n+1 को फॉलो करे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप देखेंगे आर के स्थान में भिन्नता दिख रही है। तो अगर आपको कोई यौगिक ऐसा मिले जिनके हाइड्रोजन परमाणु के स्थान में भिन्नता दिखे, जिनके बंध विन्यास के स्थान में भिन्नता दिखे, जिनमें एल्किल मूलक हो उनके स्थान को आगे पीछे किया जा सके, और अभी चौथा है क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। अगर आपके सामने ये यौगिक लिखा जाए
कि CH3 CH CH3 और यहां कर दिया जाए OH, ये अल्कोहलिक समूह का क्रियात्मक समूह आ गया। इसका नाम क्या बनेगा? 2 प्रोपेनॉल। प्रोपे है ना, 3 कार्बन तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन 2R या 2 प्रोपेनॉल। ठीक, तो इसको उठा के हम पहले पे भी कर सकते हैं, CH3 CH2 और CH2OH, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ क्या 1 2 3 दूसरे पे आ रहा है, यहाँ पहले पे आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, तो अगर क्रियात्मक समूह अगर किसी यौगिक में मौजूद रहेगा तो हम उसके भी स्थान को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता दिखेगी। यही क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता जो होती है मेटामेरिज में भी आता है। ठीक है, अभी वहां फिर आपको फिर से रिपीट किया जाएगा, जरा देखिएगा। अभी बच्चों पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको आप लोग जल्दी से। बच्चों इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक बार दोनों डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए। ऐसी समयोता जो किसी कार्बनिक यौगिक के कार्बन परमाणु के श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो उसे श्रृंखला समवायता कहते हैं। ठीक है, और श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में कम से कम 4 कार्बन परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य है। और दूसरा है ऐसी समवायता जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कोई हैलोजन परमाणु के स्थान में भिन्नता, किसी यौगिक के बंध विन्यास के स्थान में भिन्नता, एल्किल मूलक के स्थान में भिन्नता, क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हो, उसको स्थान समवायता कहते हैं। बच्चों अब इसके आगे जो है एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, इसको प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में कम से कम 2 कार्बन परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर आपको कोई यौगिक ऐसा मिलता है जिसमें कार्बन परमाणु केवल एक ही होगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, ठीक है, ये बताना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं। अगर 2 से कम है तब, अगर 2 तक है या 2 से ज्यादा है तो वहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर 4 से कम है, किसी यौगिक में 3 कार्बन है, तो वहां पर आंख बंद करके लिखिए कि चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। 4 से ऊपर है तो जा सकता है। बच्चों एक चीज और, अभी हमने जो उदाहरण आपको आर वाला दिया था, उसमें जो यौगिक था 2 तरीके की समझौता प्रदर्शित कर रहा था, वो श्रृंखला भी प्रदर्शित कर रहा था और पोजीशन भी प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है बच्चों, तो श्रृंखला भी प्रदर्शित कर रहा था और पोजीशन भी प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, तो आपको कुछ यौगिक ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें दोनों मौजूद होगा, मतलब एक ही यौगिक होगा, 2 तरीके की समवायता को वो प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का आप खास ध्यान देंगे। तीसरा समझिए, ग्रुप आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? ग्रुप, ये वाला ग्रुप आइसोमेरिज्म। ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समूह समवायता, हिंदी में इसको क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। बच्चों ये इरेज कर दे रहे हैं ना, क्योंकि जगह नहीं है, आप लोग इसको समझ समझ के लिख लीजिएगा, नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये इरेज कर दिए। ठीक, ये है ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समवायता हिंदी में कहते हैं। ऐसी समवायता जो किसी यौगिक के क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न हो। किसी यौगिक के क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, तो उस समवायता को क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। बच्चों ये क्रियात्मक समूह समवायता क्या होती है, क्रियात्मक समूह में भिन्नता ये क्या होती है, इसको समझिए। देखिए एक अणुसूत्र हम आपको देते हैं C3H6O, ये एक अणुसूत्र है।
अब आपको इस अणुसूत्र के आधार पे ये कल्पना करना है कि इसके द्वारा कोई दो यौगिक तैयार हो सकता है, ठीक है, और दोनों में अलग अलग क्रियात्मक समूह, मतलब ये कि ऐसे कौन से दो यौगिक अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले हैं जिनमें कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अभी आइसोमेरिज्म समवायता की जो डिफिनीशन दी गई थी वही है क्रियात्मक समूह समवायता। वहां C2H6O का उदाहरण दिया गया था, एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल, पीछे जाकर के आप उसको देख सकते हैं। यहां C3H6O का उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक यौगिक समझ में आ रहा है C2H5CHO, इसमें आप देखेंगे, और एक यौगिक समझ में आ रहा है CH3COCH3। इन दोनों यौगिक में देखेंगे इसका नाम है प्रोपेनल। एल्डिहाइड समूह है तो प्रोपेनल, एल्डिहाइड का मतलब अल होता है, सफिक्स उसका अल होता है। और ये क्या है, कीटोनिक समूह है, CO है, आगे पीछे R है यानी एल्किल मूलक है। तो ये प्रोपेनोन, ये 3 कार्बन है ना, तो प्रोप एन ओन, 2 3 है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल प्रोपेनोन। इसमें आप देखेंगे कार्बन 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन देखेंगे 5 और 1 6 है, ऑक्सीजन 1 है। यानी जो ऊपर प्रोपेनल है इसका जो अणुसूत्र है वो C3H6O है, और जो नीचे इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 3 6 है और ऑक्सीजन 1 है। यानी इन दोनों के अणुसूत्र समान हैं, ठीक है, लेकिन अणुसूत्र समान होने के बाद भी ऊपर वाले में एल्डिहाइड समूह है और नीचे वाले में कीटोनिक समूह है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये एक दिया जाएगा, कोई एक, जैसे ये वाला मिलेगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी समवायता है, तो आप बताएंगे यहाँ क्रियात्मक समूह समवायता बन सकता है, क्योंकि ये जो है इसमें एल्डिहाइड समूह है और इसका अणुसूत्र ये आ रहा है। क्या इससे मिलता जुलता भी कोई यौगिक है जिसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 है? हाँ है, वो क्या है, प्रोपेनोन है। यहाँ पे एल्डिहाइड समूह, यहाँ पे कीटोनिक समूह, दोनों क्रियात्मक समूह, इनमें क्या है, भिन्नता है, अलग अलग है दोनों, ठीक है बच्चों। तो ऐसी समवायता जो किसी कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह समवायता, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कर लेंगे, हमेशा याद रखिए जिसमें भिन्नता बोला जा रहा है उसमें भिन्नता आपको दिखना है। और अच्छा, परीक्षा में एक ही दिया जाएगा या ये देगा, तो आपको पहले काउंट करके देखना पड़ेगा इसमें कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, कितने कार्बन, फिर उसके बाद दूसरे यौगिक की कल्पना करनी पड़ेगी कि इसमें कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने, इतने हैं तो क्या ऐसा वाला कोई दूसरा भी है, पकड़ पकड़ के। इसका डोज है तो एंटीडोज हमेशा तैयार रखना है आपको। अगर इस तरीके का क्रियात्मक समूह भिन्नता देखेंगे तो वहां पे क्रियात्मक समूह समवायता होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मध्यावयता बताया जाता है, ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको ऊपर से। नोट करिए फट से नोट करिए, मध्यावयवता। नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इरेज करते हैं। उसके बाद क्या है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को आप जाकर के उसमें देखेंगे तो आपको बताया गया होगा, ठीक है। मध्यावयवता हिंदी में मध्यावयवता किसको कहते हैं, जरा इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। मध्यावयवता उस यौगिक में प्रदर्शित होगा जहां किसी कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा तो उस क्रियात्मक समूह के साथ अलग अलग कार्बन की संख्या आएगी, कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर होगा, ठीक है। मेटामेरिज्म में क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर, ठीक है, क्रियात्मक समूह के साथ, क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर। जैसे बच्चों देखिए, आप उदाहरण देखिए, ये CH3 है,
एल्किल मूलक है जिसको मेथिल कहते हैं। C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। अगर आप इसका IUPAC नाम तैयार करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5, क्या होगा 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। दूसरे भी कीटोनिक समूह है, और जो कीटोनिक समूह का अनुलग्न होता है वो ओन होता है, तो IUPAC नाम क्या बनेगा 2 पेंटेनोन। लेकिन इस क्रियात्मक समूह में आप देखेंगे इस तरफ केवल एक कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन वाला एल्किल मूलक मेथिल, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन वाले जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन वाले। तो हम पोजीशन को खिसका सकते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कीटोनिक समूह तीसरे पे हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 पेंटेनोन। तो ये देखिए क्रियात्मक समूह के स्थान में भिन्नता आई, जैसा कि पोजीशन बताया गया था, लेकिन जब स्थान में भिन्नता आई तो उससे प्रभाव क्या पड़ा, कार्बन की संख्या। यहाँ देखिए इस क्रियात्मक समूह के साथ यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, और यहाँ क्रियात्मक समूह के साथ इस तरफ 2 कार्बन 1 2, और इस तरफ भी 1 2 कार्बन। तो वही है कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर, या कार्बन परमाणु की संख्या में भिन्नता, किसके साथ, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह लगे हुए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की अगर बात आएगी तो आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। बात समझ गए। एक चीज और, ये दिएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये तीसरे पे तो इसको उठा के हम पहले पे भी कर सकते हैं, इसको उठा करके पहले पे भी कर सकते हैं। तो एक दूसरे पे है तो ये तीसरे पे हो गया, पहले पे कर देंगे तो इसके 2 समावयवी रूप तैयार हो सकते हैं। बार बार के कंपटीशन में ऐसे ही आता है कि एक दे देगा, पूछेगा इसके कितने समावयवी रूप तैयार होंगे, तो जितने भी होंगे आपको थोड़ा सा गेस करना है, दिमाग थोड़ा लगाना है और बताना पड़ेगा कि इसके कितने समावयवी रूप तैयार हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इसके आगे फिर टोटोमेरिज्म बताएंगे, चलावयवता, इसको हिंदी में कहते हैं चलावयवता। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर क्रियात्मक समूह के साथ, इसको कर लीजिए। उसके बाद अब डिफिनेशन बताना चाहेंगे तो ऐसी समझदार जो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन शर्त यह है कि कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर होगा लेकिन क्रियात्मक समूह के साथ होगा। तो वहां पे ठीक है मध्यावयवता आएगा। इसको नोट करिए आप जल्दी से, फट से नोट करिए। ये बच्चों ये बहुत लैंग्वेज तोड़ तोड़ करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नया क्या कैसे, इसको इरेज कर दे, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा किसकी क्या, सबके आगे डेफिनेशन लिखी हुई है किसका क्या है। ठीक है, अंतिम वाला क्या है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं चलावयवता। और आप वीडियो बैक वाला जाकर के पुराना देखेंगे जो अभी अपलोड किया गया था सारणीबद्ध तरीके से, वहां बताया गया था कि जो टोटोमेरिज्म होता है इसके 2 रूप होते हैं, एक को कहते हैं कीटो और एक को कहते हैं इनाल। एक को कहते हैं कीटो और एक को कहते हैं इनाल। तो कीटो क्या होता है, इनाल क्या होता है, जरा इसका ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। देखिए टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में शर्त यह कि उसमें कीटोनिक समूह आना चाहिए, कीटोन समूह आना चाहिए, पहला शर्त। अगर कीटोन समूह नहीं आ पा रहा है तो ठीक है द्विबंध आए, लेकिन जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो वहीं पर एल्कोहलिक द्विबंध के साथ एल्कोहलिक समूह ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से या तो कीटोनिक समूह आए या तो द्विबंध के साथ एल्कोहलिक समूह आए। कीटोनिक समूह आएगा तो क्या हो जाएगा कीटो रूप, और द्विबंध के साथ एल्कोहलिक समूह आएगा तो क्या हो जाएगा इनाल रूप। अभी कैसे होता है उदाहरण से देखिए। तो अगर कोई यौगिक आपको ऐसा मिले जिसमें कीटोनिक समूह है तो आप वहां आंख बंद करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म चलावयवता होगा।
या अगर कोई यौगिक ऐसा मिले जहां पे किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन पर एल्कोहलिक समूह हो, तो वहां पे भी आंख बंद करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक है चला बताओ कैसे होगा। देखिए देखिए इधर उदाहरण देखिए, लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक है 1 2 3 4 5 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन। इसको खिसका के तीसरे पे भी कर सकते हैं, मेटामेरिज में भी चला जाएगा ये। अभी हमने शुरू में ही बोला बहुत से यौगिक आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कई तरीके के, जरूरी नहीं है कोई कोई पोजीशन शो कर रहा है तो चेन ना करो, चेन भी कर सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि कोई मेटामेरिज में शो कर रहा है तो टोटोमेरिज में ना शो करे, ऐसा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेटामेरिज टोटोमेरिज में कैसे होगा देखिएगा। आपको करना क्या है, इसमें कीटोनिक समूह है तो इसका नाम 2 पेंटोनोन है, इसका रूप क्या है कीटो रूप है, ये कीटो रूप, देखिए ये वाला रूप कीटो रूप। अब इसका इनाल आपको तैयार करना पड़ेगा, तो इनाल आप कैसे तैयार करेंगे, देखिए इधर CH3C डबल बॉन्ड O है, इसको सिंगल बॉन्ड O करेंगे और ये वाला H निकाल के ऊपर जोड़ेंगे, एल्कोहलिक समूह हो गया। और जैसे ही H आप ऊपर जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड नीचे हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा होना चाहिए, जब आप सिंगल कर दो डबल तो आगे, क्योंकि पहले से तो सिंगल है, पीछे सिंगल ऊपर सिंगल तो आगे डबल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH3, ये रूप क्या हो जाएगा इनाल रूप। डबल बॉन्ड इसका अनुलग्न क्या है इन, ENE। इसका क्या होता है OH, एल्कोहलिक समूह का क्या होता है आल, मिला के क्या हो जाएगा इनाल, इनाल, ठीक है बच्चों इनाल रूप। तो ये कीटो रूप हो जाएगा और ये इनाल रूप हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, हमने बोला द्विबंध के साथ एल्कोहलिक समूह, देखिए डबल बॉन्ड है एल्कोहलिक समूह, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा उसी कार्बन पे एल्कोहलिक समूह, ऐसा नहीं डबल बॉन्ड यहाँ है किसी और पे तो वहां पे ऐसा टोटोमेरिज्म नहीं आएगा, इसको ध्यान देना है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसी पर एल्कोहलिक समूह का आना अनिवार्य है। अगर आपको एग्जाम में कीटो रूप मिलेगा तो आपको इनाल रूप तैयार करना पड़ेगा, इनाल देगा तो कीटो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई यौगिक आपको ऐसा मिलता है जिसमें कीटोनिक समूह, तो आंख बंद करके वहां लिखिए चला होता है टोटोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। और अगर ये वाला मिलेगा डबल बॉन्ड के साथ एल्कोहलिक समूह, तो आंख बंद करके लिखिए टोटोमेरिज्म, तब ये इनोल रूप कहलाएगा, कीटो तैयार करना पड़ेगा। बच्चों ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये आपका पूरा समाप्त हो गया, यही है, ठीक है। अब एक आध दिन देखते हैं, अगर पर्याप्त समय भी निकलता है तो मैराथन क्लास चलाएंगे, ढेर सारे एग्जांपल उसमें सॉल्व कराए जाएंगे, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से सारी डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे। अगर टोटोमेरिज्म के डेफिनेशन की बात की जाए, चलावता की बात की जाए, तो ऐसी समयता, ठीक है, जिसमें कीटोनिक समूह या द्विबंध के साथ एल्कोहलिक समूह मौजूद होता है उसी कार्बन पर, तो ठीक है उस यौगिक को चलावयवी यौगिक और इनका यह गुण चलावयता कहलाएगा। दो रूप उसके तैयार होंगे कीटो इनोल, कीटो मिलेगा तो इनाल तैयार करना, इनाल मिलेगा तो कीटो तैयार करना। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समाप्त हो गया। बच्चों ये देखिए टॉपिक चला हुआ आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों में समझना, तो कार्बनिक यौगिक समझना स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। अब स्टीरियो की बारी है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद स्टीरियो स्टार्ट किया जाता है। जिन बच्चों को हमारा वीडियो पसंद आए वो हमारे वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों को चैनल शेयर करते रहें। बच्चों आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, बार बार देखिए बात रिपीट किया जा रहा है। जिस टॉपिक पे आप कहेंगे कठिन से कठिन टॉपिक हो उसको भी आसान लैंग्वेज में आपके इस चैनल पर वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लेंगे बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं ना। अच्छा अब ये हमारा जो पोर्शन है ये समाप्त हो गया, आइसोमेरिज्म का एक पार्ट ये स्ट्रक्चर वाला समाप्त हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, त्रिविम समावेशिता।
बच्चों आप लोग नोटिस करें, एक एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, ये करते जा रहे हैं, ठीक है। शुरू से वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, स्पीड बढ़ा करके वीडियो ना देखिएगा, देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा क्या क्या बातें बताएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कहते हैं त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता, ठीक है। और त्रिविम समावयवता किसको कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनका जो बिहेवियर हो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न हो, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार, ठीक है। और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जब व्यवहार भिन्न भिन्न रहेगा तो वहां पे त्रिविम समावयवता होगा जिस यौगिक में। अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, सममित कार्बन क्या होते हैं, असममित कार्बन क्या होता है, ये जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको बताया जाएगा तो उस समय ये क्लियर कर दिया जाएगा। बच्चों आज चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसको तुरंत क्लियर कर देते हैं तो केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बचेगा किसी दिन वीडियो में। क्योंकि ऑप्टिकल भी बड़ा टॉपिक है तो इसमें टाइम लगेगा, उतना नहीं होगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल समझा देते हैं, 2 मिनट का काम है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद ऑप्टिकल में सारी बातें आपको बताई जाएंगी। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, सममित कार्बन क्या होते हैं, असममित कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो ज्यामितीय समावयवता होती है उसके लिए भी कुछ शर्त है। उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए शर्त है कि ज्यामितीय समावयवता जो होती है इनके 2 रूप रहेंगे, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। सिस को हिंदी में समपक्ष कहते हैं, ट्रांस को विपक्ष कहते हैं। ये भी आप जाकर के बैक करके देख सकते हैं, वीडियो सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। सिस किसको कहते हैं? पहली चीज तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए यौगिक में कम से कम कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध होना अनिवार्य है। द्विबंध कहां पे? कार्बन कार्बन के बीच, ठीक। तब सिस किसको कहेंगे? जब कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए समान समूह एक ही ओर हो, जैसे ए अगर इनको कोई ग्रुप माना जाए और बी एक ही ग्रुप माना जाए तो ए वाला देखिए एक तरफ है, बी वाला एक तरफ, इसको क्या नाम देंगे? सिस, ठीक है। ज्यामितीय समावयवता के ऐसे रूप जिनमें कार्बन कार्बन युग्म बंध से जुड़े हुए समान समूह एक ही ओर स्थित होते हैं तो उसको कहते हैं सिस। और अगर अलग अलग हो जैसे ऐसे हो जाए सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे हो जाए ए, यहां हो जाए बी, यहां हो जाए बी, यहां हो जाए, देखिए दोनों अलग अलग हो गए तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस को हिंदी में कहते हैं समपक्ष और ट्रांस को हिंदी में कहते हैं विपक्ष। ये सारी बातें आप लोग नोट्स बना के नोट कर लीजिएगा, सिस क्या होते हैं, ट्रांस क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसी समावयवता जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है और जिनकी ज्यामितीय व्यवस्था अलग हो, ज्यामितीय व्यवस्था में भिन्नता, व्यवस्था में भिन्नता, ज्यामितीय व्यवस्था में भिन्नता होगी तो वहां क्या हो जाएगा? ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। सिस ट्रांस की समझ देखिए, उदाहरण यहां पे चमक तो नहीं रहा है, ठीक। जैसे एक यौगिक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बच्चों अभी इसके पहले जो संरचनात्मक समावयवता बताई गई उसमें पोजीशन बताया गया, उसमें आपको बताया गया कि ये डबल बॉन्ड दूसरे पे तो उसको खिसका के पहले भी किया जा सकता है, बंध विन्यास के स्थान में भिन्नता आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप दिमाग लगा लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH3 ये C, उसके बाद ये है तो सिंगल बॉन्ड देकर के H कर दिया, क्योंकि CH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है ना तो इसको डबल बॉन्ड ऐसे कर दिया गया, फिर CH है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 CH3। अब बताइए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया? आया। और समान समूह एक ही ओर है तो ये क्या हो जाएगा? सिस। इसका नाम क्या था? 2 ब्यूटीन, तो ये क्या हो जाएगा? सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है बच्चों।
और अगर इसी को पलट देंगे, यहाँ चमक तो नहीं रहा है, चमक रहा है, ठीक है, यहां तो नहीं चमक रहा है ना, ठीक है। देखिए अगर इसको ऐसे कर देंगे CH3 C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C, CH3 को उधर कर देंगे और H को इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस। देखिए दोनों अलग अलग हो गए, डबल बॉन्ड तो है, ये वाला हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिटिव, ठीक है बच्चों, ट्रांसपोजिटिव। तो इस तरीके से आप लोग सिस और ट्रांस के बीच, मतलब ये जो ऊपर है ऐसे देगा तो बॉन्ड को आगे पीछे करेंगे तो वहां पे संरचनात्मक समवेतता का पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा। लेकिन अगर इसको क्लियर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लोग लगा देंगे तो दिमाग लगाने पे क्या समझ में आएगा कि ये सिस और ट्रांस बन सकता है। तो यहाँ देखेंगे ज्यामितीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो गई, व्यवस्था ही भिन्न हो गया, खोल दिया गया, हमने इसको खोला गया है। तो इस तरीके से ज्यामितीय समवेतता भी आप पकड़ लेंगे। अब केवल बच्चों एक टॉपिक बचता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के विषय में बढ़ाते रहिए। जिन बच्चों को हमारा वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए हमको इस कमेंट करके बताइए, उस तरीके की वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड की जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।